वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए। यूपी पीसीएस में जो हम ये एंशिएंट हिस्ट्री को जो कवर कर रहे हैं, इसमें हमारे 1 से लेकर अपने 15 टॉपिक हमने इसमें कवर कर लिए थे। ठीक है, ये सारे के सारे टॉपिक कवर हो गए हैं। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा टॉपिक नंबर 16, मध्य एशिया से संपर्क और उसके परिणाम। ठीक है, भारत का मध्य एशिया से संपर्क हुआ और उसके क्या क्या परिणाम हुए भारत के अंदर, यह है टॉपिक नंबर 16। इसके बाद 2 टॉपिक केवल बचेंगे, सातवाहन युग और सुदूर दक्षिण में इतिहास का आरंभ। और ये इंपॉर्टेंट जो बुक है एंशिएंट हिस्ट्री की, ये कवर हो जाएगी। राइटर का नाम है राम शरण शर्मा। जिनके पास भी ये बुक है तो एक बार कहानी की तरह इसकी रीडिंग लगा लेना, और ये जो MCQ की सीरीज़ है इसको लगा लेना तो मज़ा ही आ जाएगा। और अगर बुक नहीं है तो ये सीरीज़ लगा लीजिएगा, तब भी पूरा काम हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नंबर 16, मध्य एशिया से संपर्क और उसके भारत में क्या क्या परिणाम हुए। ठीक है, तो टॉपिक नंबर 16 है मध्य एशिया से संपर्क और उनके परिणाम। ठीक है, प्रैक्टिस हम MCQ में ही करेंगे ताकि बोरियत ना आए। थ्योरी में थोड़ा बोर होता है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए, मध्य एशिया से संपर्क के परिणाम स्वरूप भारत पर पड़ने वाले प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, भारत का मध्य एशिया से संपर्क हुआ, उसके क्या क्या परिणाम हुए, उसी से रिलेट करते हुए स्टेटमेंट है। कोई एक इसमें गलत होगा और वही अपने को ढूंढना है। और ये टेस्ट नंबर होगा 52 का, अगर 52 नंबरिंग में काउंटिंग करें तो। और इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 52 तक पहुँच सकते हैं। और इस टेस्ट की जो सवालों की एक्सप्लेनेशन है वो बहुत बड़ी होने वाली है। ठीक है, कुछ एक्सप्लेनेशन छोड़नी भी पड़ सकती हैं, केवल प्रश्नों को पढ़कर ही आंसर दिया जाएगा, वरना बहुत बड़ा हो जाएगा टेस्ट। तो क्या क्या परिणाम हुए मध्य एशिया से संपर्क हुआ भारत का, तो ईंटों द्वारा कुएं के निर्माण की शुरुआत हुई। जो ईंटों के कुएं बने होते थे उसकी शुरुआत हुई, भारत में ही बनने लगे वो। और व्यापक रूप से भवनों के निर्माण की शुरुआत हुई। मध्य एशियाई लिपि, लिखित भाषा, सुव्यवस्थित धर्म का भारत में प्रचार प्रसार हुआ। लगाम और जीन के प्रयोग की शुरुआत हुई। ठीक है, लगाम कौन सी लगाम, जो घोड़े में नकेल डालते हैं, ठीक है, वो लगाम। और जीन जो उसके ऊपर जो बिछाया जाता है, उसके ऊपर बैठता है व्यक्ति, उस जीन की बात हो रही है। तो क्या क्या हुआ इसमें, देखिए, ईंटों द्वारा कुएं के निर्माण की शुरुआत हुई, ठीक है। व्यापक रूप से भवनों के निर्माण की शुरुआत हुई, ये भी सही है। लगाम और जीन के प्रयोग की शुरुआत हुई, बिल्कुल हुई। मध्य एशियाई लिपि, लिखित भाषा, सुव्यवस्थित धर्म का प्रचार, देखिए इसमें सी नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें उल्टा भारत ने मध्य एशिया से नहीं बल्कि मध्य एशियाई लोगों ने भारत से सीखी। ठीक है, लिपि, लिखित भाषा, सुव्यवस्थित धर्म का प्रचार प्रसार कैसे करना चाहिए, ये भारत ने सिखाया मध्य एशिया को, ना कि उनसे सीखा। तो यही गलत है, सी यही आंसर है। देखिए, मध्य एशियाई लोगों के पास अपनी लिपि, लिखित भाषा और कोई सुव्यवस्थित धर्म नहीं था, इसलिए उन्होंने संस्कृत के इन उपादानों को भारत से लिया। तो गलत है सी वाला स्टेटमेंट। वे भारतीय समाज के अभिन्न अंग बन गए, तो सी असत्य है, बाकी सारे सही हैं। और इस काल की एक विशेषता ईंटों के कुओं का निर्माण है। और इस काल में व्यापक पैमाने पर भवन निर्माण के कार्यों में प्रगति हुई। और इनके बर्तन भी जो है असाधारण प्रकार के फुहारों और टोंटियों वाले थे। इनके पास बड़े पैमाने पर उत्तम अश्वारोही सेना थी और उन्होंने अश्वारोहण की परंपरा चलाई। उन्होंने लगाम और जीन के प्रयोग को प्रचलित किया था। वे रस्सी का बना एक प्रकार का अनूठा रकाब भी लगाते थे, जिससे उन्हें घुड़सवारी में सुविधा होती थी। ये जो टेस्ट सीरीज़ चल रही है, इसकी आप फुल टेस्ट सीरीज़ प्राप्त कर सकते हैं। नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। बाकी सब्सक्राइब रखिएगा सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। दूसरा प्रश्न है, मध्य एशियाई संपर्क से, भारत ने जब मध्य एशिया से संपर्क किया तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में जो है क्या क्या उन्हें सीखने को मिला, उसी पर यह प्रश्न है। देखिए, भारतीयों ने यूनानियों से चमड़े के जूते बनाने की कला ग्रहण की। इस काल में शीशे के कार्यों में विशेष रूप से उन्नति हुई और कुषाण शासकों ने व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाईं। देखिए, बिल्कुल ये हुआ,
ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। डी है इसका आंसर 1 2 3। तो उपरोक्त सारे के सारे कथन सत्य हैं। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारतीयों को मध्य एशियाई लोगों के संपर्क से लाभ हुआ था और भारत में इस काल में चमड़े के जूते बनाने का प्रचलन हुआ। शीशे के काम पर विशेष रूप से मध्य एशियाई लोगों का प्रभाव पड़ा और इस काल में शीशे के काम में बड़े पैमाने पर प्रगति हुई। आरंभिक कुषाणों ने बड़ी संख्या में सोने की मुद्राएं जो है जारी की और उनकी स्वर्ण मुद्राएं जो हैं गुप्त शासकों की स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट थीं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने जूनागढ़ अभिलेख का निर्माण करवाया था? यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न इतना इम्पोर्टेंट है कि एसएससी के एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है, बैंक में पूछा गया, रेलवे में पूछा गया, स्टेट पीसीएस में पूछा गया और यूपीएससी सिविल सेवा तक में पूछा गया। और इसका उत्तर है रुद्रदामन। ठीक है, रुद्रदामन प्रथम। देखिए, मध्य एशिया से आए विदेशी शासकों ने संस्कृत साहित्य का संरक्षण संपोषण किया। काव्य शैली का पहला नमूना रुद्रदामन द्वारा निर्मित कठियावाड़ में जूनागढ़ अभिलेख है, जिसका समय लगभग है 150 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। भारत में यूनानी प्रभाव क्या क्या हुआ? भारत में यूनानी प्रभाव के संदर्भ में विचार करना है। ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान भारतीयों ने यूनानियों से ही सीखा है। यूनानियों ने सेना के लिए सेनानी शासन की पद्धति शुरू की और स्ट्रेटेगोस सेना में नियुक्त सेनानी को कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान भारतीयों ने यूनानियों से सीखा है या किसी और से? स्ट्रेटेगोस सेना में नियुक्त सेनानी को कहते हैं। तीसरा वाला सही है। यूनानियों ने सेना के लिए सेनानी शासन की पद्धति शुरू की। दूसरा वाला भी करेक्ट है। ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान भारतीयों ने किससे सीखा? देखिए, ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान भी भारतीयों ने यूनानियों से सीखा। ये करेक्ट है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट डी है इसका आंसर। तो भारतीयों ने खगोल और ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान यूनानियों से ही ग्रहण किया। यूनानी शब्द होरोस्कोप संस्कृत में होरोशास्त्र हो गया, जिसका अर्थ ज्योतिष शास्त्र होता है। और यूनानियों ने सेनानी शासन यानी मिलिट्री गवर्नरशिप की परिपाटी भी चलाई। वे इसके लिए सेनानियों की नियुक्ति करते थे। और स्ट्रेटेगोस यूनानी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है शासक, सेनानी। और इन शासकों की आवश्यकता जीते गए प्रदेश पर नए राजाओं का प्रभाव जमाने के लिए होती थी। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। कुषाण काल के साहित्यिक ग्रंथों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। इंपॉर्टेंट है प्रश्न। देखिए, दिव्यावदान में महायान संप्रदाय के उद्देश्यों का वर्णन किया गया है। बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने की थी। अश्वघोष। और चरक संहिता में शल्य चिकित्सा का वर्णन किया गया। कौन सा इसमें सही है? देखिए, बुद्ध चरित्र ने अश्वघोष की रचना की, ठीक है। दिव्यावदान में महायान संप्रदाय के उद्देश्यों का वर्णन किया गया, ये भी ठीक है। चरक संहिता में शल्य चिकित्सा का वर्णन नहीं है। शल्य चिकित्सा का वर्णन है सुश्रुत संहिता में। तो जहाँ जहाँ थर्ड है उसको एलिमिनेट कर दीजिए, केवल 1 और 2 सही हो जाएगा। ठीक है। चरक संहिता में क्या है? चरक संहिता में है कैसे जड़ी बूटियों से उपचार किया जाता है, वो चीज़ है इसमें। देखिए, महायान बौद्ध संप्रदाय की प्रगति के फलस्वरूप अनगिनत अवदानों की रचना हुई और अवदानों का अन्यतम उद्देश्य लोगों को महायान के उद्देश्यों से अवगत कराना था। और इस कोटि की प्रमुख कृति है महावस्तु और दिव्यावदान। तो पहला वाला करेक्ट हो गया। दूसरा वाला इनकरेक्ट है। बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने की थी और इसमें बुद्ध के जीवन का वर्णन है। बाकी तीसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि भारतीय चिकित्सा ग्रंथ चरक संहिता में वनस्पतियों से निर्मित औषधियों का वर्णन किया गया है, जबकि सुश्रुत संहिता जो है वो शल्य चिकित्सा ग्रंथ है और इसमें शल्य विधि का वर्णन किया गया है। नंबर 6 पर आ जाइए। कुषाण काल में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध कला के महान केंद्र थे या था? कौन कौन से स्थान बौद्ध कला के महान केंद्र थे या था? अमरावती, नागार्जुनकोंड, विदिशा या अमरावती और नागार्जुनकोंड दोनों, यानी ए और बी। देखिए, कुषाण काल में बौद्ध कला के महान केंद्र थे नागार्जुनकोंड और अमरावती, दोनों के दोनों थे। तो ए और बी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आंध्र प्रदेश में नागार्जुनकोंड और अमरावती बौद्ध कला के महान केंद्र बन गए थे, जहां बुद्ध के जीवन की कथाएं अनगिनत पट्टों पर चित्रित की गई थीं।
क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। मध्य एशिया से संपर्क जब भारत का हुआ तो कला और साहित्य के क्षेत्र में क्या क्या हुआ, उसी से रिलेटेड ये प्रश्न है। 4 स्टेटमेंट वाला। देखिए, इस कला में गांधार और मथुरा कला शैलियों का विकास हुआ। महात्मा बुद्ध की प्रतिमाएं केवल मथुरा शैली में ही बनाई जाती थी और अश्वघोष ने सौंदरनंद नामक काव्य की रचना संस्कृत भाषा में की। बुद्ध चरित्र की भी रचना की अश्वघोष ने। और यवनिका का आरंभ यूनानियों ने किया था। कौन सा इसमें सही है? यवनिका तत्सम तद्भव में अजवाइन को कहा जाता है, लेकिन यहाँ यवनिका का अर्थ है पर्दा। ठीक है, पर्दा। तो पर्दा का आरंभ यूनानियों ने किया। ठीक है। और अश्वघोष ने सौंदरनंद नामक काव्य की रचना संस्कृत में की, ये भी ठीक है। महात्मा बुद्ध की प्रतिमाएं केवल मथुरा और गांधार दोनों में, तो ये केवल वाला स्टेटमेंट गलत ही हो जाते हैं, तो गलत है यहाँ पर भी। और इस काल में गांधार और मथुरा कला शैलियों का विकास हुआ। तो इसमें सही पूछा है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ दूसरा वाला है, जहाँ जहाँ 2 है उसको हटा दीजिए, केवल इसका आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4। देखिए, मध्य एशिया से आए शासकों ने नई कला शैलियों का विकास किया, जैसे गांधार और मथुरा, और इनमें बौद्ध धर्म के प्रभाव से स्थानीय और भारतीय दोनों लक्षणों का मिश्रण पाया जाता है। पहला सही है। दूसरा इनकरेक्ट है, क्योंकि महात्मा बुद्ध की प्रतिमाएं गांधार और मथुरा दोनों शैलियों में पाई जाती हैं। बाकी तीसरा वाला करेक्ट है। अश्वघोष को कुषाणों का संरक्षण प्राप्त था। उन्होंने सौंदरनंद नामक काव्य की रचना संस्कृत भाषा में की थी। और तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। यूनानियों ने पर्दे का प्रचलन आरंभ करके भारतीय नाट्य कला के विकास में भी योगदान दिया। चूँकि पर्दा यूनानियों की देन था, इसलिए वह यवनिका के नाम से विदित हुआ। नंबर 7 पर आ जाइए। बौद्ध धर्म से संबंधित सर्वाधिक प्राचीन पट्टचित्र निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर पाए गए हैं? गया, भरहुत, वैशाली, सांची। बौद्ध धर्म से संबंधित सर्वाधिक प्राचीन पट्टचित्र पाए गए हैं गया से, भरहुत से, सांची से। वैशाली से नहीं है, तो जहाँ जहाँ वैशाली है उसको हटा दीजिए, केवल एक ही हटेगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3। देखिए, बौद्ध धर्म से संबंधित सबसे पुराने पट्टचित्र गया में, सांची में और भरहुत में पाए गए हैं, और ईसा पूर्व 2री सदी के हैं ये। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन शासकों ने पश्चिमोत्तर भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के जारी किए? तो सबसे ज़्यादा तांबे के सिक्के उन्होंने ही जारी किए जिन्होंने सोने के जारी किए, यानी कुषाणों ने। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। देखिए, कुषाण शासकों में कैडफाइसेस प्रथम हिंदुकुश के दक्षिण में रोमन सिक्कों की नकल करके बड़ी मात्रा में तांबे के सिक्के ढलवाए थे। और कुषाण शासकों ने सोने और ताम्र दोनों ही प्रकार के सिक्कों को व्यापक पैमानों पर प्रचलित किया था। 11वां प्रश्न 4 स्टेटमेंट वाला है। जब मध्य एशिया से भारत का संपर्क हुआ तो धार्मिक विकास हुआ भारत में, तो उसी से रिलेट करता हुआ ये प्रश्न है। देखिए, बहुत से विदेशी शासकों ने भारत आकर शैव, वैष्णव और बौद्ध धर्म को अपना लिया। बौद्ध धर्म में महायान संप्रदाय का उदय हुआ। बौद्ध धर्म के तीनों पिटकों की संख्या पूरी की गई, तीनों पिटकों की व्याख्या पूरी की गई, और बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा का प्रचलन शुरू हुआ। कौन कौन सा सही है? पहला वाला स्टेटमेंट, बहुत से विदेशी शासकों ने भारत आकर शैव धर्म, वैष्णव धर्म, बौद्ध धर्म को अपनाया। ठीक है। बौद्ध धर्म में महायान संप्रदाय का उदय हुआ, साथ ही साथ हीनयान, महायान 2 ही थे, तो दूसरा भी सही है। बौद्ध साहित्य के तीनों पिटकों की व्याख्या पूरी की गई। 3 पिटक कौन कौन से हैं? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। और बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा का प्रचलन शुरू हुआ। बिल्कुल ठीक है। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति है। तो फिलहाल ये चारों के चारों स्टेटमेंट सही हो जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3, 4। ये सब कुछ हुआ, और ये है इसकी एक्सप्लेनेशन। ठीक है, जो काफ़ी बड़ी है, इसको पढ़ सकते हो आप। तो 2 फ्रेम में चली गई है इसकी एक्सप्लेनेशन, एक ऊपर वाला, एक ये वाला। चलिए, 12वां प्रश्न है, मध्य एशियाई विजेताओं की राज व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सामंतवादी व्यवस्था की शुरुआत हुई। कुषाण राजाओं ने देवपुत्र की उपाधि ईरानियों से ग्रहण की, और एक ही समय 2 आनुवंशिक राजाओं का संयुक्त शासन होता था।
कुषाण राजाओं ने देवपुत्र की उपाधि ईरानियों से ग्रहण की या यूनानियों से ग्रहण की, किससे ग्रहण की? देखिए दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है। इन विजेताओं ने अनगिनत छोटे छोटे राजाओं को समाप्त कर नई सामंतवादी व्यवस्था का प्रचलन किया, तो पहला वाला स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि शक और कुषाण राजा देवता के अवतार माने जाते थे। कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे। यह उपाधि उन्होंने चीनियों से ग्रहण की, ठीक है, ना कि ईरानियों से। चीनियों से ग्रहण की, ना ईरानियों से ना यूनानियों से। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, जो अपने राजा को स्वर्ग का पुत्र कहते थे। और तीसरा स्टेटमेंट सही है। इस काल में कुछ अनोखी प्रथाएं भी शुरू हुईं, जैसे कि एक ही समय दो अनुवांशिक राजाओं का संयुक्त शासन, जिसमें पिता और पुत्र दोनों को एक ही समय राज्य पर संयुक्त रूप से शासन करते थे। तो 1 और 3 करेक्ट, दूसरा इनकरेक्ट। भारत तथा मध्य एशियाई व्यापार के संदर्भ में विचार करेंगे। भारत को मध्य एशिया के अल्ताई पहाड़ों से बड़े पैमाने पर स्वर्ण प्राप्त हुआ और शकों ने रेशम मार्ग पर नियंत्रण किया, जो चीन से चलकर अफ़गानिस्तान से गुजरते हुए ईरान जाता था। कौन जाता था? रेशम मार्ग। कहाँ से एलिमिनेट करें इसको? पहला वाला तो सही है, दूसरा वाला गलत है, क्योंकि शकों ने नहीं बल्कि कुषाणों ने रेशम मार्ग पर नियंत्रण किया, जो चीन से चलकर अफ़गानिस्तान से गुजरते हुए ईरान जाता था। तो पहला करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है। और पूछा क्या है करेक्ट, तो ए है इसका आंसर। देखिए मध्य एशिया और भारत के बीच घने संपर्क के परिणाम स्वरूप भारत को मध्य एशिया के अल्ताई पहाड़ों से भारी मात्रा में सोना प्राप्त हुआ। इसके अलावा रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार के द्वारा भी जो है सोना प्राप्त हुआ। तो पहला करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है। कुषाणों ने रेशम के प्रख्यात मार्ग पर नियंत्रण कर लिया था, जो चीन से चलकर कुषाण साम्राज्य में शामिल मध्य एशिया और अफ़गानिस्तान से गुजरते हुए चीन जाता था और पूर्वी भूमध्य सागर अंचल में रोमन साम्राज्य के अंतर्गत पश्चिमी एशिया तक जाता था। तो दूसरा वाला इनकरेक्ट है। नंबर 14 पर आ जाइए। मौर्योत्तर काल के संदर्भ में विचार करेंगे। मौर्योत्तर काल मतलब मौर्य काल के बाद जो काल आया। इस काल में शुंग और सातवाहन शासक सत्ता में आए। भारत और मध्य एशिया के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंध स्थापित हुए। मध्य एशिया से आए शासकों में कुषाण शासकों ने राजाओं के नाम वाले सिक्के जारी किए। कुषाण शासकों ने जारी किए राजाओं के नाम वाले सिक्के? नहीं, गलत है तीसरा वाला स्टेटमेंट, केवल पहला और दूसरा वाला सही है। देखिए मौर्योत्तर काल में पूर्वी भारत, मध्य भारत और दक्कन में मौर्यों के स्थान पर शुंग, कण्व और सातवाहन शासक सत्ता में आए। तो पहला करेक्ट है, दूसरा वाला भी करेक्ट है। इस काल में मध्य एशियाई लोगों के आने से मध्य एशिया और भारत के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंध स्थापित हुए। परिणाम स्वरूप हुआ क्या? भारत को मध्य एशिया से भारी मात्रा में सोना प्राप्त हुआ और रेशम मार्ग पर नियंत्रण कर लिया। मौर्यों के स्थान पर मध्य एशिया से आए कई शासकों ने कुषाण सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए। कई शासकों में कुषाण जो थे वो सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए, परंतु मध्य एशिया से आए शासकों में हिंद यूनानियों ने भारत में पहली बार राजाओं के नाम वाले सिक्के जारी किए। ठीक है, जो कि तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? कुषाण शासकों ने राजाओं के नाम वाले सिक्के जारी किए, जबकि कुषाणों ने नहीं, हिंद यूनानियों ने भारत में पहली बार राजाओं के नाम वाले सिक्के जारी किए। तो तीसरा वाला है गलत। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किन शासकों ने पश्चिमोत्तर भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के जारी किए? देखिए सोना हो या चांदी हो, कुषाण ही आंसर होगा। सोना हो या तांबा हो, कुषाण ही आंसर है। तो कुषाण शासकों में कैडफाइसेस प्रथम ने हिंदू कुश के दक्षिण में रोमन सिक्कों की नकल करके बड़ी मात्रा में तांबे के सिक्के ढलवाए थे और कुषाण शासकों ने स्वर्ण एवं ताम्र दोनों ही प्रकार के सिक्कों को व्यापक पैमाने पर प्रचलित किया था। नंबर 16 पर आ जाइए। कुषाण शासक कनिष्क के संदर्भ में विचार करेंगे। बौद्ध धर्म का संरक्षक था वो, हीनयान संप्रदाय को मानता था और उसने कश्मीर में बौद्ध संगति का आयोजन किया। कौन सी वाली? चौथी वाली, महायान को मानता था। गलत है दूसरा पहला स्टेटमेंट। देखिए बौद्ध धर्म का संरक्षक था कनिष्क और उसने बड़ी उदारता से बौद्ध धर्म का संपोषण संरक्षण किया। वह महायान संप्रदाय को मानता था। गलत है पहला स्टेटमेंट, दूसरा सही है। उसने कश्मीर में बौद्धों का सम्मेलन आयोजित करवाया, जिसमें बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय को अंतिम रूप दिया गया। नंबर 17 पर आ जाइए। कुषाण शासकों के भारत में आधिपत्य के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है?
उनका साम्राज्य अमू दरिया से गंगा तक और मध्य एशिया से खुरासान से वाराणसी तक फैला हुआ था। और कैडफिसिस प्रथम ने स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी और इनकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। कौन सा इसमें सही है? कौन कौन से इसमें सही हैं? देखिए द्वितीय है, सॉरी, ठीक है। कैडफाइसिस द्वितीय ने जो है स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। तो पहला और तीसरा वाला यहाँ करेक्ट हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा इसका आंसर। देखिए उनका साम्राज्य अमू दरिया से गंगा तक और मध्य एशिया से खुरासान से उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक फैला था। और कुषाणों ने सोवियत गणराज्य में शामिल मध्य एशिया का हिस्सा ईरान, अफगानिस्तान और पूरे पाकिस्तान पर अधिकार कर लिया था। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा वाला गलत है, क्योंकि कैडफाइसिस द्वितीय ने बड़ी मात्रा में जो है स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी, ना कि प्रथम ने। कहीं कहीं इसको किम कैडफिसिस भी लिखा है। देखिए कुषाणों में पहली राजधानी आधुनिक पाकिस्तान में अवस्थित पुरुषपुर या पेशावर थी। और मथुरा में कुषाणों के सिक्के, अभिलेख और मूर्तियां मिले हैं। इससे प्रकट होता है कि मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। पहलव शासकों के संदर्भ में गलत स्टेटमेंट कौन सा है? पहलव शासकों ने दक्षिण भारत के बड़े क्षेत्र पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक गोंदोफर्निस था। इनका मूल निवास स्थान ईरान था। इनके काल में सेंट टॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने भारत आया था। पहलव शासकों के संदर्भ में है स्टेटमेंट ये। तो पहलव शासकों के संदर्भ में डी, सी, बी दोनों सही हैं, डी, बी, सी तीनों सही हैं। पहला वाला गलत है। दक्षिण भारत में नहीं बल्कि पश्चिमोत्तर भारत में इन्होंने जो है आधिपत्य स्थापित किया था, वो भी छोटा सा, ऐसा नहीं है कि बड़े क्षेत्र पर किया था। देखिए पहलव यूनानियों और शकों के विपरीत ईसा की पहली सदी में पश्चिमोत्तर भारत के एक छोटे से भाग पर ही अधिकार कर सके वो, ऐसा नहीं है कि पूरे दक्षिण भारत पर उन्होंने आधिपत्य कर लिया। तो गलत है पहला स्टेटमेंट। दूसरा, तीसरा और चौथा सही है। सबसे प्रसिद्ध पहलव शासक गोंदोफर्निस था, बी सही है। और पहलव लोगों का मूल निवास स्थान ईरान था, सी सही है। और उनके शासनकाल में सेंट टॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया था, तो डी सही है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। शक एवं विक्रम संवत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? विक्रम संवत उज्जैन के शासक विक्रमादित्य ने 78 ईस्वी में शकों पर अपनी विजय के बाद आरंभ किया। और शक संवत कनिष्क के 57 ईसा पूर्व में, कनिष्क ने 57 ईसा पूर्व में चलाया था। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा शक संवत प्रयोग में लाया जाता है। कौन सा करेक्ट है इसमें? देखिए ये जो 78 है ये यहाँ आएगा और ये जो 57 है ये ऊपर जाएगा, तभी करेक्ट होगा स्टेटमेंट ये। तो दोनों के दोनों गलत हैं, केवल तीसरा वाला सही है। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा शक संवत प्रयोग में लाया जाता है, तो बी सही है इसका। देखिए 57 से 58 ईस्वी में उज्जैन के शासकों ने, जो अपने आप को विक्रमादित्य कहता था, शकों पर अपनी विजय के उपलक्ष्य में 57 ईसा पूर्व से विक्रम संवत आरंभ किया। और शक संवत तो गलत हो गया ना पहला स्टेटमेंट। शक संवत कुषाण शासक कनिष्क ने 78 ईस्वी में चलाया था, तो गलत हो गया दूसरा वाला स्टेटमेंट। तो दो गलत हो गए, तीसरा वाला सही है। वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा शक संवत प्रयोग में लाया जाता है। अगर वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा विक्रम संवत प्रयोग में लाया जाता है ये स्टेटमेंट लिखा होता तो तीनों के तीनों गलत हो जाते, डी होता फिर आंसर। मतलब फिर तो इनमें से कोई नहीं होता आंसर, डी में तो 1 2 3 है। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों में से किसने प्रसिद्ध रुद्रदामन झील का जीर्णोद्धार किया था? रुद्रदामन द्वितीय, रुद्रदामन प्रथम, अशोक या चंद्रगुप्त? सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया था रुद्रदामन प्रथम ने, सी है इसका आंसर। देखिए रुद्रदामन प्रथम ने गुजरात कठियावाड़ के अर्ध शुष्क क्षेत्रों की मशहूर झील सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर गिरनार में नियुक्त राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया था। और सम्राट अशोक के महामात्य तुषास्प ने इस झील का पुनर्निर्माण करवाकर इसे मजबूती प्रदान की। क्वेश्चन नंबर 21 पर आ जाइए। भारत में शक आधिपत्य के संदर्भ में विचार करेंगे। 3 स्टेटमेंट है। शकों द्वारा स्थापित 5 शाखाओं में दूसरी शाखा मथुरा में बसी।
जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। देखिए मथुरा में दूसरी नहीं बल्कि तीसरी बसी थी जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, तो गलत है, पहला स्टेटमेंट यहीं काट दिया हमने। सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक रुद्रदामन प्रथम था। भारत में संस्कृत भाषा में पहला अभिलेख रुद्रदामन ने जारी किया। भारत में संस्कृत भाषा में पहला अभिलेख रुद्रदामन ने जारी किया। देखिए पहला तो गलत है इसका पक्का, दूसरा तीसरा सही है, केवल दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, तीसरा वाला भी सही है, दूसरा वाला भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। देखिए शकों द्वारा स्थापित, ध्यान से सुनिएगा, शकों द्वारा स्थापित 5 शाखाएं भारत और पाकिस्तान के अलग अलग भागों में थी। इनकी दूसरी शाखा थी पंजाब में, ऊपर लिखा था कि दूसरी मथुरा में थी, जो कि गलत है। दूसरी शाखा पंजाब में थी जिसकी राजधानी थी तक्षशिला, और मथुरा में तीसरी शाखा थी। ठीक है, राजधानी तक्षशिला थी और लेकिन पंजाब में थी वो, और मथुरा में तीसरी थी जहां उन्होंने 2 सदियों तक राज्य किया, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। और सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक रुद्रदामन प्रथम था। उसका शासन सिंध, कोंकण, नर्मदा घाटी, मालवा, कठियावाड़, गुजरात के बड़े हिस्सों में था, तो दूसरा सही है। रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। उसने सबसे विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख जारी किया, तो तीसरा सही है। और इससे पहले जो लंबे अभिलेख देश में पाए गए थे सभी प्राकृत भाषा में रचित हैं। 22वां प्रश्न है 2 स्टेटमेंट वाला। मिलिंद पन्हो में मेनांदर और नागसेन के बौद्ध धर्म पर प्रश्नोत्तर का संकलन है, और हेलेनिस्टिक कला का संबंध ईरानियों से है। देखिए पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। हेलेनिस्टिक कला का संबंध यूनानियों से है। मिलिंद पन्हो अर्थात मिलिंद के प्रश्न पर यूनानी शासक मेनांदर द्वारा नागसेन से बौद्ध धर्म पर पूछे गए प्रश्नों में नागसेन द्वारा दिए गए उत्तरों का एक पुस्तक के रूप में संकलन है। ठीक है, ये चीज़ पता होगी आपको, टेस्ट सीरीज़ में भी कई बार कराया। मिलिंद पन्हो का नाम याद रखिएगा, एग्ज़ाम में भी पूछते हैं, और यही पूछते हैं कि चर्चा किसने की है इसमें। देखिए हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत में यूनान की कला का प्रचलन आरंभ किया, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं, और यह कला विशुद्ध यूनानी नहीं थी। सिकंदर की मृत्यु के बाद विजित गैर यूनानियों के साथ यूनानियों के संपर्क से इसका उदय हुआ, और भारत में गांधार कला इसका उत्तम उदाहरण है, तो दूसरा वाला गलत है। ठीक है, हिंद यूनानी होगा वहाँ पर, यूनान की कला है ये, ना कि ईरानियों की। क्वेश्चन नंबर 23 पर आ जाइए। भारत में यूनानी आधिपत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? सर्वाधिक प्रसिद्ध यूनानी शासक मेनांदर था। उसने जैन धर्म की दीक्षा ली थी। जैन धर्म की ली थी नहीं, बौद्ध धर्म की ली थी उसने, इसी की वजह से इतना सही है, लेकिन इतना गलत है तो पूरा ही कटेगा ये। और उसकी राजधानी शाकल थी, और यूनानी शासकों ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए, और यूनानी शासकों पर राजा का नाम होता था। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पहला वाला है। देखिए हिंद यूनानियों ने पश्चिमोत्तर भारत में विशाल क्षेत्र पर अधिकार किया था। सबसे प्रसिद्ध शासक मेनांदर था, और उसे मिलिंद नाम से भी जाना जाता था। उसे नागसेन ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। तो पहला वाला स्टेटमेंट असत्य है, दूसरा बाकी सारे के सारे करेक्ट हैं। उसकी राजधानी पंजाब में शाकल थी, यानी आधुनिक सियालकोट में थी। भारत के इतिहास में हिंद यूनानी शासक का महत्व इसलिए है कि यूनानी शासकों ने भारी संख्या में सिक्के जारी किए। सबसे पहले भारत में हिंद यूनानी शासकों ने ही सोने के सिक्के जारी किए थे। ये तो अपने आप में इम्पोर्टेंट प्रश्न अलग से। देखिए भारत में सबसे पहले हिंद यूनानी शासकों ने राजाओं के नाम वाले सिक्के जारी किए। 24वां प्रश्न है, पहले भी ये तो सीरीज़ में कराया होगा हमने। भारत में मध्य एशियाई आक्रमणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम सही है? कौन कौन सबसे पहले आया, उसके बाद? सबसे पहले भारत में आए यूनानी यानी हिंद यवन, यूनानी आए, उसके बाद शक आए, फिर पहलव आए, फिर कुषाण आए, तो बी सही है। देखिए भारत पर मध्य एशियाई आक्रमणों का सही कालानुक्रम कुछ इस प्रकार होगा, जैसे कि हिंद यूनानी या बैक्ट्रियाई यूनानियों ने ईसा पूर्व सदी के आरंभ में पश्चिमोत्तर भारत के विशाल क्षेत्र पर अधिकार किया। यूनानियों के बाद शक आए, इनकी 5 शाखाएं थीं। पश्चिमोत्तर भारत में शकों के आधिपत्य के बाद आए पार्थियाई यानी पहलव लोगों का आधिपत्य हुआ। उसके बाद आए पार्थियाइयों के बाद आए कुषाण, जो यूची और तोखारी भी कहलाते हैं।
तो हिंद, यमन, शक, पहलव, कुषाण, इस प्रकार क्रम होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। मध्य एशिया के शासकों द्वारा भारत पर आक्रमण करने के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? चीन की महादीवार का बनना, सेल्यूकस द्वारा स्थापित निर्बल साम्राज्य और अशोक के निर्बल उत्तराधिकारी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके कौन सा सही होगा बताइए। मध्य एशिया के शासकों द्वारा भारत पर आक्रमण करने के क्या क्या कारण हैं? चीन की महादीवार का बनना, ये ठीक है, ठीक है। चीन की विशाल दीवार बन गई तो चीन न जाकर वो भारत में घुसे। सेल्यूकस द्वारा स्थापित निर्बल साम्राज्य था, तो जिस शासक का निर्बल साम्राज्य होगा उसको तोड़कर अंदर घुस सकते हैं। अशोक के निर्बल उत्तराधिकारी हुए, अशोक तो महान थे, उनके बाद जो भी उत्तराधिकारी आए वो सारे के सारे ऐसे ही निकले। तो 1 2 3 इसका आंसर हो जाएगा डी। देखिए तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो हैं सही है। चीन की महान दीवार या विशाल दीवार बनने के बाद शक शासकों ने अपना साम्राज्य विस्तार यूनानियों और पार्थियनों यानी भारत की ओर करना शुरू किया। शकों से पराजित होकर बैक्ट्रियाई यूनानी भारत में विस्तार के लिए आगे बढ़ने लगे। सेल्यूकस द्वारा स्थापित निर्बल साम्राज्य मध्य एशियाई आक्रमण का महत्वपूर्ण कारण था और शकों के बढ़ते दबाव के कारण परिवर्ती यूनानी शासक इस क्षेत्र में सत्ता नहीं बनाए रख सके और अशोक के जो भी उत्तराधिकारी हुए वो जो है निर्बल हुए। तो अशोक के निर्बल उत्तराधिकारी इन बाहरी आक्रमणों का सामना नहीं कर सके। वंशानुगत साम्राज्य तभी तक बने रह सकते हैं जब तक कोई योग्य शासक जो है कमान ना संभाले। अब कोई योग्य शासक हुआ ही नहीं तो जो है साम्राज्य पर अधिकार कर लिया। तो सारे के सारे करेक्ट हो गए यहाँ पर स्टेटमेंट। डी है इसका आंसर 1 2 3। तो इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट PDF सीरीज़ प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। धन्यवाद।